नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस हिंदी वर्ल्ड में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीबीएसई का जो हिंदी का पेपर सैंपल पेपर है उसको हम आपको विस्तार रूप से हम इसका वर्णन करने वाले हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। 22 फरवरी को इसका पेपर होने वाला है। चाहे आप किसी भी बोर्ड की एग्जाम के लिए बैठे, यानी 12th वालों के लिए विशेषकर खास है, क्योंकि अमूमन ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी से संबंधित है। और एनसीईआरटी जो है आप किसी भी स्टेट, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो या उत्तराखंड हो, किसी भी बोर्ड की अगर आपकी परीक्षा होने वाली है तो इनको आप एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि घूम फिर करके यही प्रश्न जो है बोर्ड पूछता है। तो चलिए, आज हम 80 नंबर का जो पेपर है हिंदी का, जो सैंपल पेपर बताया गया है सीबीएसई का, उसको हम आपको विस्तृत रूप से हम इसकी व्याख्या करने वाले हैं। और ये आपको हल करना है, कैसे किया जाता है, कैसे प्रश्नों को जोड़ा जाता है, बड़े प्रश्नों को आप कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं और कैसा उसका अर्थ आप निर्धारित कर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आप अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके बाद भी हम लगभग हिंदी के जितने भी आपके डाउट है वो हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। चाहे आप व्याकरण से संबंधित है, वो व्याकरण भी हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। चाहे आपका एनसीईआरटी से संबंधित जो भी डाउट है वो सब हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो चलिए, आपकी जो भी डाउट है वो आप इस पे कमेंट में दे सकते हैं, हम उसके लिए एक विशेष वीडियो बना करके आपको देंगे। सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप जो है हिंदी को एक मातृभाषा के रूप में लेकर के आप उसको मां का स्वरूप दे करके आपका पेपर अच्छा होगा और आप 99% से अंक प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, फिर से कहता हूं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। बिना रुके, बिना झुके, बिना ट्रिक के आपको केवल समझाया जाएगा। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2023-24, ठीक है ना। और अधिकतम ये अंक जो है 80 नंबर का दिया गया। कक्षा 12वीं यानी 12th हिंदी का ये पेपर है। निर्देश पढ़ लेते हैं, निर्देश क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जितने भी निर्देश दिए गए हैं इनको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। माइंड एकदम तंदुरुस्त रखना है, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रखना। दबाव आपको, जो आपके अंदर ज्ञान है भी, जो प्रश्न का उत्तर है भी, उसे दबा देगा, ठीक है। आपको खुले मन से स्वच्छंद होकर के इन निर्देशों को पढ़ना है। निर्देश में लिखा गया है, इस प्रश्न पत्र में खंड आ में वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं तथा खंड बा में वर्णनात्मक यानी आपको थोड़ा विस्तृत रूप में लिखना पड़ेगा। दो खंड दिए गए, आ और बा। आ में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बा में आपका वर्णनात्मक यानी आपको विस्तृत रूप से लिखना होगा। खंड आ में 40 वस्तुपरक प्रश्न यानी 40 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। और 40 प्रश्न जो है, 40 नंबर का जो है वो विस्तृत आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा लेवल आपको ज्यादा जरूरी है, कौन से लेवल में आपके ज्यादा प्रश्न आ सकते हैं। तो आपका जो पहला वाला पार्ट है उसको आपको विस्तृत रूप से, विशेष रूप से उसको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लॉन्ग वाला होता है उसमें आप कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला उसका निश्चित अर्थ होता है और उसी को वही मेरिट बनाने के लिए विशेष होता है, वही अंक निर्धारित करता है, वही आपके आईक्यू लेवल को जांचता पड़ता है। तो चलिए, दूसरा दिया है खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है ना। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रम, ठीक है। तो एक लास्ट जो निर्देश दिए गए हैं यथाक्रम से लिखें। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि आप प्रश्न नंबर 1 लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, तो उसके जितने भी पार्ट है वो एक ही साथ आए। ये नहीं कि आपने प्रश्न नंबर 1 का जो उसका पार्ट था, माना 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, वो आपने लिख दिया और फिर प्रश्न नंबर 2 कर दिया और उसके बाद आपने जो है वो प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 5, 6 ऐसे नहीं करना है। जो भी करना हो एक साथ करना। क्वेश्चन आप कोई सा भी कर सकते हैं पहले, लेकिन उसके पार्ट एक साथ करें, ठीक है। सबसे पहले जो है खंड आ में दिया गया है वस्तुपरक प्रश्न, ठीक है। वस्तुपरक प्रश्न में जो है
वो अपठित दिया गया। ठीक है, अपठित का अर्थ होता है आ मतलब नहीं, पठित मतलब पढ़ा है, बोध मतलब ज्ञान, जो आपने नहीं पढ़ा है। क्योंकि हिंदी क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, हिंदुत्व तो हमारे अंदर है और हिंदी हमें नहीं आती, तो ये गर्व की बात नहीं बल्कि ये शर्म की बात होनी चाहिए। तो आपको कितनी हिंदी आती ये आप इस अपठित जो आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन आपको उसको उत्तर देना। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उपयुक्त उत्तर विकल्प में से चुनकर। तो ये 10 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और 1 नंबर का एक है, तो 10 नंबर का पहला प्रश्न होगा। ठीक है, पहले आपने इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना, ठीक है, और समझते हुए पढ़ना। कहीं ये ना हो कि आपने पढ़ा तो लेकिन समझ में आया कि क्या करा, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक। सबसे पहले हमने क्या कहा कि माइंड पर प्रेशर नहीं रखना है, हल्के माइंड होकर के जाना है, खुश होकर के जाना है, आपको सब आता है ये दिमाग में बिठा देना है। जब आप इस दबाव में बैठते हैं कि मुझे नहीं आता है, टफ लगता है, वो आपके लिए टफ होता जाता है। इसलिए आप ये कहें कि ये हमारी मातृभाषा है, ये हमारी माँ है, ये हमें आ ही जाएगी, तो आपको निश्चित रूप से पूरा आएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, पश्चिमी बिना पढ़े नहीं आएगा, पढ़ना जरूर पड़ेगा। ये नहीं कि बड़ा है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना जरूर पड़ेगा, तभी 10 प्रश्न हो पाएंगे। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉल्स्टॉय आदि है। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है, वहां के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने के पूर्व ही उनका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की तरह इन महात्माओं को इस नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ है। और हो क्यों ना, इन इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहां वालों के भाई बहन नहीं उनकी सारी जाति पिस गई है, उनके जीवन के धुरे टूट गए हैं, उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक ही 2 स्थानों पर एकत्रित हो गया। कुल मिलाकर के भारतीय संस्कृति को बताया जा रहा है कि हम आधुनिक युग में रह करके अपनी वास्तविकता भूल चुके हैं। ठीक है, साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ पांव कट रहे हैं, फट रहे हैं, लहू बह रहा है, सर्दी से ठिठुर रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड जो राज्य है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य है। परंतु अमीरी भी मानसिक दुखों से विमर्दित है। मशीनें बनाई गई थी मनुष्यों का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भरण कर जाने के लिए मुख खोल रही है। प्रभात होने पर एक काली काली बालाएं दूर होगी और मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। कुल मिलाकर के क्या है कि जो मनुष्य है उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, लेकिन जिसके आधार पर उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की वही लोगों को रौंदते हुए चले गए। जैसे उदाहरण हम देते हैं कि माना किसान ना होता तो व्यक्ति का जीवन नहीं चल पाता, क्योंकि भरण पोषण किसान द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हम अमूमन सुनते जाते हैं कि एक किसान ने आत्महत्या कर ली, दूसरे किसान ने आत्महत्या, तो क्या हुआ, जिसने भरण पोषण किया उसी को रौंदता हुआ जा रहा है। तो ये बात अच्छी नहीं है। मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होने वाला है। शोक का विषय यह है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोगों को मजदूरी से तो लेस मात्र भी प्रेम नहीं है, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। पश्चिम वालों के ये तो गले पड़ी हुई है, बहती नदी काली कमली हो रही है, वे छोड़ना चाहते हैं परंतु काली कमली उन्हें नहीं छोड़ती है। देखेंगे पूर्व वाले इस कमली को छाती से लगाकर कितना आनंद अनुभव करते हैं। यदि हम में से हर आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से साहस पूर्वक अच्छी तरह काम करे तो हम मशीनों की कृपा से बढ़े हुए परिश्रम वालों को वाणिज्य की जातीय संग्राम में सहज की बचा सकते हैं।
सूर्य तो सदा पूर्व ही से ही पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम आने वाली सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता के नए प्रभात का हम पूर्व से बेचे, यानी हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे। हमारा जो भारतीय कल्चर है वो जो है पाश्चात्य कल्चर को अपना रहा। हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी वेशभूषा कैसी हो चुकी है, तो कुल मिलाकर के ये देखा देखी में कार्य कर रहा है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। ठीक है, ये गद्यांश का मतलब था। आगे भी दिया हुआ है, इंजनों की वजह से मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को ही भूखा नंगा कर रखती है, और केवल सोने चांदी लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका है कि इन मनुष्यों का दुख दिन दिन बढ़ता गया। कहने का मतलब क्या है कि आज जो है फैक्ट्रियों में जितनी भी मशीन चल रही है वो बाल मजदूर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी शिक्षा की राह नहीं देखी, जिनके घर में सुख साधन नहीं है, जिनके घर में जो है वो खाना बनाने के बर्तन तक ठीक से नहीं है, वो उन देश का भविष्य संभाल रहे हैं, देश की कारीगरी में साथ दे रहे हैं, देश की टेक्नोलॉजी में वो अहम भूमिका दे रहे हैं, लेकिन अपना नाश कर रहे हैं। एक व्यक्ति हीरा तराशता है, वो पत्थरों को पीस पीस रगड़ रगड़ करके अपना शरीर नष्ट कर देता है, लेकिन हीरा तराशता है, उसकी कीमत लाखों में होती है, उस व्यक्ति का अस्तित्व कहीं नहीं रहता है। कुल मिलाकर के ये पाश्चात्य संस्कृति हम पर हावी हो चुकी है, इसको नया सवेरा करने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, ये इस गद्यांश का भावार्थ था। ठीक है, आपको ऐसे ही इस गद्यांश को समझना, तभी प्रश्नों के उत्तर आएंगे। चलिए, पहला प्रश्न इससे पूछा गया है, पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। पंक्ति में रेखांकित पद का आशय क्या है, यानी पाश्चात्य देशों में जितनी भी पाश्चात्य संस्कृतियां अपना रखी है उन देशों में नया प्रभात, नया सवेरा होने वाला है। इसका तात्पर्य क्या है, आशय का मतलब होता तात्पर्य, ये कहना क्या चाह रहे हैं। ए नया प्रकाश, बी नया विचार, सी नया सवेरा, डी नया प्रवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नया विचार। नया प्रभात का मतलब आप डायरेक्ट मत कर देना कि नया सवेरा होगा, नहीं, नया सवेरा कैसे होगा, नया विचार, नए विचार आएंगे, पुराने विचार समाप्त होंगे, ज्ञान आएगा, अंधकार समाप्त होगा। तो कुल मिलाकर के विचार जब बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। अगर हम ये विचार मान लें कि मुझे सब आता है तो आपको डेफिनेटली जो है वो सब आ जाएगा, लेकिन आपने ये माना, आपके विचारों पे जो है वो अंधकार बढ़ा हुआ था कि मुझे नहीं आता है, तो आपको डेफिनेटली जो है वो नहीं आने वाला, क्योंकि विचार जो है पाश्चात्य में है, अंधकार में। तो आपको विचार बदलना होगा, यानी नए विचार डेवलप करने होंगे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, संदर्भ के अनुसार गद्यांश में विमर्दित शब्द का सटीक अर्थ क्या होगा। विमर्दित शब्द का सटीक अर्थ क्या हो जाएगा, ठगी हुई, ग्लानिपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण, पीड़ा। तीनों का, चारों का अर्थ अलग अलग है। ठगी हुई नहीं, ग्लानिपूर्ण ग्लानि करना, घिन जिसे कहते हैं शाब्दिक अर्थ घिन, घिन पूर्ण भाव से नहीं, घिन भी नहीं करना, ईर्ष्या पूर्ण भाव से नहीं, ईर्ष्या भी नहीं करनी है, जिसके अंदर ज्ञान होता है वो ईर्ष्या नहीं करता। पीड़ा पूर्ण राइट आंसर हो जाएगा। हमें पीड़ा देखनी होगी अपनी मातृभूमि की, अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, उस मानव मात्र के लिए पीड़ा उत्पन्न करनी होगी, तभी जाकर जो है अंधकार, वो बुरी सभ्यताएं, वो पाश्चात्य संस्कृति वो दूर हो पाएगी। कुल मिलाकर के आपको पीड़ा पूर्ण भाव से देखना। तो विमर्दित का अर्थ होता है पीड़ा पूर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने कथन पहले पढ़ने हैं, क्या लिखा है, मानवीय दक्षता को महत्व देना चाहिए। बी लिखा हुआ है, यानी दूसरा, मनुष्य तथा मानवीयता से प्रेम करना चाहिए। तीसरा है अपनी चाल को बदल लेना चाहिए। चौथा है मानव जीवन को आदर्श मानना चाहिए। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल एक ही सही है। ठीक है, क्या कहा, मानवीय दक्षता को महत्व देना चाहिए। मनुष्य तथा मानवीयता से प्रेम नहीं, प्रेम करने से नहीं। हम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं और क्या प्रेम से ही उसका जीवन चल जाएगा, क्या प्रेम से ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं। आगे और जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब करनी होगी। अपनी चाल बदलना होगा, यानी ये नहीं कि हमें संकट आ गया तो हमने चाल बदल दी,
जैसे कि लोग कहते हैं कि इस भगवान ने हमारा कार्य नहीं किया तो उस भगवान को बदल दो, ऐसे से भी नहीं होगा। मानव जीवन को आदर्श मानव केवल आदर्श मानने से नहीं होगा। किससे होगा? मानवीय दक्षता को महत्व, मानवता अपने अंदर विद्यमान करनी होगी। जब मानवता विद्यमान करेगा तभी अन्य प्राणियों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति उसका जो अहम कर्तव्य है वो उद्घाटित होगा। ठीक है ना? राइट आंसर ये ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। गद्यांश के अनुसार पूर्वी देशों की समस्या क्या है? मजदूरों के लिए अधिकारों की कमी, मजदूरों का पूंजीपतियों द्वारा शोषण, मजदूरी को कम महत्व का अंकन, मजदूरी पर अमीर का प्रभाव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना? ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है ना? क्या कहा? मजदूरों के लिए अधिकारों की कमी नहीं, अधिकारों की कमी कहां? वो अपना अधिकार भूल गए हैं, कमी नहीं है। मजदूरों का पूंजीपतियों द्वारा शोषण, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मजदूरी को कम महत्व का अंकन करना, किसान भी एक मजदूरी है और उसी से भरण पोषण होता है, हम उसी को कम समझते हैं। हम किसान को समझते इसका जीवन है ही नहीं, बेकार है, गरीब है। लेकिन एक किसान इतना अमीर होता है कि वो लोगों के भरण पोषण के लिए, मानव को सुख शांति देने के लिए खेतों में पसीना बहाता है। ठीक है ना? तो मजदूरी को कम नहीं आंकना है, उसका प्रभाव होता दिखता है। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गद्यांश के अनुसार साधारण लोग क्यों मर रहे हैं? साधारण जो लोग होते हैं क्यों मर रहे हैं? मानव श्रम में ज्यादा मशीनों को महत्व मिलने के कारण, हाथ पांव फटने, खून रिसने और सर्दी के कारण, कम मजदूरी मिलने के कारण हुई बीमारियों से, कार्य क्षेत्रों के विषैले पर्यावरण व खाने की कमी से। राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा? ये होगा कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव श्रम में से ज्यादा मशीनों को, यानी मनुष्य क्यों मर रहा है? साधारण लोग क्यों मर रहे हैं? वो इसीलिए मर रहे हैं कि आपने मशीन को महत्व दे दिया, मनुष्य को नहीं। एक मशीन जितना काम कर रही है उसी मनुष्य से हम उतना ही आशा करें कि ये भी इतना काम करे। हम किसी को अपने घर में काम पे रखते हैं तो हमारा यही लक्ष्य होता है कि वो एक भी समय बैठे ना, वो जितना जो काम उसकी बस की नहीं वो भी वो करे। तो ऐसे ही मशीनों की तरह आंका जा रहा है, मनुष्य मानवता सब समाप्त हो चुकी है। ठीक है ना? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। गद्यांश में मशीनों को काली मशीनें कहना किस बात की ओर संकेत करता है? ये ऊपर लिखा था ना इधर, काली मशीनें। ठीक है ना? इधर लिखा हुआ ये काली मशीन बनकर रह गई, तो क्यों कहा ऐसा? काला रंग शोक का प्रतीक होता है, मशीनों द्वारा जनसाधारण में बेरोजगारी बढ़ने के कारण, मां दुर्गा के अवतार काली के जैसे भक्षण करने के कारण, या मशीनों से अमीरों द्वारा काले धन अर्जन के कारण। 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी मशीनों द्वारा जनसाधारण में बेरोजगारी बढ़ने, यानी मशीनी युग ने बेरोजगारी भी बढ़ा दी है। पहले खेतों में बड़े बड़े खेत होते थे, खेतों में हल लगाया जाता था, हल लगाने के लिए कई सारे लोग होते थे। अब ट्रैक्टर आ गया, क्या हुआ? मशीन। मशीन युग ने क्या कर दिया? गरीबों को हाथ काट दिया। ये अन्य ऐसे भी चीजें हैं। ठीक है ना? तो ये मशीनी द्वारा जनसाधारण में बेरोजगारी बढ़ाने का कारण हो गया। डेवलप हो रहा है तो हरास भी हो रहा है। जिस चीज से कुछ लाभ होता है हानि भी उतनी होती है। व्यक्ति जितना प्रभावशाली होता है कुछ अवगुण भी उसके अंदर जरूर होते हैं। ठीक है ना? तो ये भी कारण है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहां वालों के डॉट 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 इस पंक्ति से क्या परिणाम हुए? आर्थिक संपदा का अनुचित विवरण, भाई बहनों व अन्य रिश्तेदारों से दुराव, समस्त जाति द्वारा कठिन परिश्रम, मशीनों द्वारा मनुष्यों का संरक्षण। तो 7 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? आर्थिक संपदा का अनुचित वितरण, यानी इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहां वालों के, तो क्या हुआ? जो आर्थिक संपदाएं थी उसका अनुचित वितरण हुआ।
यानी जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं, बल्कि उसको मिला जिसके पास सब कुछ है। होता यही चीज है। समाज में तीन तरह के आदमी रहते हैं, एक हाई लेवल का, एक मध्यम स्तर का और एक निचले स्तर का। हाई लेवल वाले के पास जब तक पैसा ऊपरी कमाई से नहीं आए, उसका ध्यान, उसका लक्ष्य, उसका जो जीवन है वो सार्थक नहीं समझता है। मध्यम वाले के लिए सब कुछ बराबर है। निचले स्तर के लिए उसके पास आए तो भी ठीक, ना भी आए तो भी ठीक, ऐश्वर्य हो तो भी ठीक, जमीन पर सोना पड़े तो भी। तो आर्थिक संपदा का अनुचित वितरण हो रहा है, यथा योग्य लोगों को नहीं मिल पाता। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। रस्किन और टॉल्स्टॉय का महत्व, क्योंकि इन्होंने है पूर्वी देशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध आवाज उठाई थी, मानवीय संवेदनाओं एवं गुणों को महत्व दिया था, धार्मिक कट्टरता के प्रति चेतना जगाई थी। गांधी जी इन दोनों के विचारों से अत्यधिक प्रभावित है। तो 8 का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन आ जाएगा। यानी मानवीय, ठीक है, मानवता की बात हो रही है ना, मानवीय संवेदनाओं एवं गुणों को महत्व दिया था। किन्होंने? ये अंग्रेजी लेखक थे, अंग्रेज के लेखक थे, लेकिन इनके अंदर भाव बहुत गहरे भरे हुए थे। रस्किन और टॉल्स्टॉय ने क्या कहा? मानवीय संवेदनाओं एवं गुणों को महत्व दिया था कि मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं, जो गुण निर्धारित है उसके अंदर, हम आकार नहीं देख रहे, इस व्यक्ति के अंदर जो गुण है उसकी पूजा की जाए, इसलिए गुणों की पूजा होती है। ठीक है ना। उन्होंने गुणों को महत्व दिया था। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय कब होगा? मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय कब होगा? मजदूरों द्वारा क्रांति करने से, मशीनों के हट जाने से, सभी लोगों को काम मिलने से, मानवीय दक्षताओं को महत्व मिलने से। राइट आंसर 9 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है ना। मानवीय दक्षताओं को महत्व मिलने से उसका सूर्योदय होगा। एक जो किसान होता है उसको धन की कमी नहीं, धन का अभाव नहीं है, उसको सम्मान चाहिए। उस धरती के प्रति जितना सम्मान एक किसान का होता है, वही सम्मान वो उन लोगों से भी चाहता है जिनके लिए वो पसीना बहा रहा है। ठीक है ना। ऐसे कई सारे किसान होते हैं जिनके पास लग्जरी जीवन जिनका होता है, फिर वो किसानी करते हैं क्योंकि वो अपना लक्ष्य नहीं भूलते हैं, लेकिन वो समाज से केवल इतना चाहते हैं कि उनको महत्व दिया जाए, उनको भी इंसान समझा जाए, उनकी मानवता को महत्व दिया जाए। ठीक है ना। इस प्रश्न का आखिरी सेशन है ये 10वां प्रश्न। मनुष्य के दुख में निरंतर वृद्धि का क्या कारण बताया गया है? मनुष्य को बार बार दुख मिल रहा, क्या कारण है? इसमें बढ़ोतरी क्यों हो रही? वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी हो रही, क्यों? मशीनों पर अत्यधिक आश्रित हो जाना, मानवीय दक्षता की आलोचना, पूंजीपतियों द्वारा गरीबों का शोषण, काली मशीनों द्वारा मनुष्यों का भक्षण। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मशीनों पर अत्यधिक आश्रित हो जाना, यानी अब व्यक्ति ने क्या किया? भाई बंदी, रिश्तेदारी, प्यार प्रेम सब छोड़ दिया, क्योंकि मशीन युग है, सब हो जाएगा। लेकिन हर चीज का एक महत्व होता है। मनुष्य का महत्व अपनी जगह, मशीनों का अपनी जगह। मशीनें धोखा दे सकती है, मनुष्य धोखा नहीं दे सकते, अर्थात उनको ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। आए समझ? अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको कैसा लगा। आगे हमें आपके लिए ऐसा क्या बनाना चाहिए जो आपका पेपर जो है 99 पार हो जाए। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 बात करते हैं। दिए गए पद्यांश, अब तक हमने गद्यांश पढ़ा, ये गद्यांश था, ये अपठित गद्यांश था। अब हम पद्यांश पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो होगा वो पद्यांश, पद्य का मतलब कविता से होता है। ठीक है ना। वो श्लोक भी हो सकता है लेकिन कविता से। ठीक है। दिए गए पद्यांश आधारित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। 5 प्रश्न 5 नंबर का। ठीक है ना। कुश्ती कोई भी लड़े, ढोल बजाता है सिमरू ही, जिसके सदे हाथ भर देते हैं जोश पूरे दंगल में, उछलने लगती है मिट्टी पूरे अखाड़े की, ताक धिनाधिन ताक धिनाधिन झांकने लगते हैं लोग एक दूसरे के कंधों के ऊपर से उचक उचक कर। बहुत गहरा है रिश्ता सिमरू और ढोल का,
जैसे सांस और धड़कन का, ढोल खामोश है तो खामोश है अखाड़े की माटी। खामोश ढोल को जगाएंगे हाथ सिमरू के, ढोल बजेगा जागेगा अखाड़ा, जागेगी माटी अखाड़े की। माटी ही तो है जो स्वीकारती है सभी को, अच्छे हो या बुरे हम हर रूप में। कहने का मतलब क्या है, अखाड़े और ढोल के संबंध बताया गया है कि जिस तरीके से अखाड़े में जब कुश्ती उतरने के लिए, कुश्ती लाने के लिए दो लोग उतरते हैं, दो पहलवान उतरते हैं, तो उनके अंदर जोश तब तक नहीं आता जब तक ढोल की ताल नहीं बजी। ढोल की ताल दोनों कुश्ती लड़ने वाले जो योद्धा है उनके अंदर जोश भर देता है। उस मिट्टी से, उस ढोल की जो वादन है, जो संगीत उससे निकलता है, और उस मिट्टी का गहरा संबंध है। कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों जिस तरीके से एक सांस है तो एक धड़कन है, ठीक है ना। तो ये बताया गया है। इससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है, ढोल बजाता है सिमरू ही पंक्ति में ही क्या इंगित करता है? आदत, महत्व, आडंबर, प्रेम। तो एक का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, महत्व। ही क्या कर रहा है? महत्व। ढोल बजाता है सिमरू ही क्या कर रहा है? वो महत्व बता रहा है, किसका? ढोल का, ठीक है ना। ढोल का महत्व बता रहा है कि ढोल नहीं बजेगा तो फिर कुश्ती भी नहीं होगी, और कुश्ती होगी और ढोल मिट्टी नहीं खोदी होगी वहां पर, और ढोल ही बजेगा तो उसका भी महत्व नहीं है, ठीक है ना। कुल महत्व की बताई गई है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कुश्ती में जोश कब भर आता है? जब हारता हुआ पहलवान जीतने लगता है, या जब दोनों पहलवान बराबर की टक्कर वाले होते हैं, जब फाइनल कुश्ती द्वारा राष्ट्रीय विजेता तय होता है, जब सिमरू द्वारा ढोल बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जब सिमरू द्वारा ढोल बजाया जाता है, ठीक है ना। यानी कुश्ती जो योद्धा है उसके अंदर जोश कब भरता है? जैसे जैसे ढोल की तान बजती है वैसे वैसे उसके अंदर जोश आता है, पहलवानी दिखाने लगता है। कहने का मतलब कोई गायक है, कोई गाना गा रहा है, लेकिन गाने गाते समय वो गाना गा रहा है और सन्नाटा छाया हुआ है, तो मतलब नहीं खाता कि दूसरी पंक्ति उसके मुंह से निकल आए, लेकिन वो उसको याद नहीं है पूरा, और छंद रस नहीं आ रहा है, लेकिन वाही वाही लुट रही है, वाही वाही लोग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो ऐसा राग बजेगा, ऐसा छंद निकलेगा कि लोग और वाही वाही करने लगे। तो वो क्या होता है, वो उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए, उस मिट्टी में कुश्ती करने के लिए योद्धा उतरता है, तो ढोल उसके कनेक्शन को उस मिट्टी से जोड़ देता है, उसके अंदर वो खुशबू भर देता है, उसके अंदर जोश भर देता है, ठीक है। तो ये जब सिमरू द्वारा ढोल बजाया जाता है, सिमरू का मतलब वो ढोल बजाने वाला है, ठीक है ना, उसका नाम सिमरू है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। माटी द्वारा अच्छे बुरे स्वीकारने का क्या तात्पर्य है? माटी सबको जीतने का समान अवसर देती है, माटी का न्याय सबको स्वीकार्य होता है, अंत में अच्छे बुरे सभी माटी में मिल जाते हैं, माटी की गोद में अच्छे बुरे सभी पलते हैं। राइट आंसर 3 का हो जाएगा टी ऑप्शन, यानी माटी की गोद में अच्छे बुरे सभी पलते। माटी से हमारा कनेक्शन, व्यक्ति का जो शरीर बना हुआ है पंच तत्व से बना हुआ, आपने सुना होगा पंच तत्व से बना हुआ, अग्नि जल वायु आकाश काल, ठीक है ना। तो वो मरने के बाद उसी में सिमट जाता है, जहां से आया था वहीं को जाएगा, इसलिए माटी की गोद में अच्छे बुरे भी पलते हैं, यानी माँ है उस सबको एक समान पालती है, वो अच्छा भी है तो उसको भी पालेगी, बुरा भी है तो वो भी पालेगी, ठीक है। तो ये राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। ये भी कथन वाला है, ध्यान से देखिए, पढ़िए और तो उत्तर कीजिए। ढोल तथा अखाड़े की माटी में क्या समानता बताई गई है? निम्नलिखित कथनों के आधार पर विचार कीजिए। विचार करना आपको। पहले दिया है, दोनों को उपयोग करने से पहले तैयार करना होता है, दोनों में श्रम की आवश्यकता होती है, दोनों का प्रयोग कर लोग अपनी कला सिद्ध करते हैं, दोनों की परिवर्तन में भूमिका होती है। निम्नलिखित विकल्पों का विचार तथा सही विकल्प चुनकर विकल्प दीजिए। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल कथन तीसरा सही है। तीसरा क्या कहा?
दोनों का उपयोग करने से पहले तैयार किया जाता है? नहीं। दोनों में श्रम की आवश्यकता होती है? नहीं। दोनों का प्रयोग कर लोग अपनी कला सिद्ध करते हैं। व्यक्ति क्या है? उन दोनों का सही प्रयोग करके। यानी अभी हमारी परीक्षा हो रही है, जिसने इस समय का सही सदुपयोग किया उसके अच्छे नंबर भी आएंगे और नाम भी होगा और ख्याति भी बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जिसने इसका प्रयोग नहीं किया वो निराश भी होगा, हराश भी होगा और घर वालों को मन भी खराब होगा, सब कुछ बेकारी होगा। तो प्रयोग करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित यानी मिलाना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। कॉलम 1 में दिया है सिमरू ढोल अखाड़ा, कॉलम 2 में श्रमजीवी वर्ग, सामाजिक भूमि, परिश्रम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहा? 1 का ये सिमरू को क्या आ जाएगा? श्रमजीवी वर्ग। और 2 का ये ढोल का आ जाएगा तीसरा परिश्रम। ढोल क्या है? परिश्रम। ढोल बजाने में परिश्रम करनी पड़ेगी। अखाड़ा क्या है? एक सामाजिक भूमि है। ये नहीं कि जो आज लड़ा वही हमेशा लड़ेगा, और ये नहीं कि वो लड़ी रहे और वहां और भी लोग देख रहे हैं, सभी उसकी पूजा करते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम। ये अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित है। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। 5 प्रश्न 5 नंबर का है, ठीक है ना। आलेख कुछ, पहला है आलेख कुछ फीचर जैसा होता है, फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। अतः आलेख का निम्नलिखित में से विषय नहीं हो सकता। ब्रेकिंग न्यूज, राजनीति, खेलकूद, समसामयिक। एक का जो राइट आंसर हो जाएगा और ए ऑप्शन ब्रेकिंग न्यूज। आलेख ये नहीं होता। आलेख का क्या राजनीति से संबंध है, खेलकूद से संबंध है, समसामयिकी से संबंधित है। ये तीनों एक ही पूरक माने जाते हैं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन, क्या कहा? सुव्यवस्थित, सृजनात्मक। सुव्यवस्थित का मतलब यथा क्रम अनुसार, व्यवस्थित रूप से, सृजनात्मक सोचने की क्षमता, आत्मनिष्ठ यानी अपने आत्मज्ञान को उद्धृत करते, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल माइंड के जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? समीक्षा कथन, तीसरा लेखन, आरेख लेखन, रिपोर्ट बनाना। 2 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, फीचर लेखन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को कहा जाता है। बीट कवर लेखक को रिपोर्टर की क्या कहा जाता है? लेखक, एंकर, संपादक, संवाददाता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उसको संवाददाता कहा जाता है, बीट कवर करने वाले को, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। रजत एक पत्रकार है, ध्यान से पढ़िएगा। रजत एक पत्रकार है। वे सामान्यतः समाचारों से आगे बढ़कर खेल से जुड़ी या इस विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग को क्या कहा? यानी वो पत्रकार तो है, खबरें छापता है, लेकिन खेल से संबंध, खेल में भी उनका रुझान है। खेल में भी अच्छी जो है रिपोर्ट करता है, रिपोर्टिंग करता है, आर्टिकल लिखता है। तो इसे क्या कहेंगे? बीट रिपोर्टिंग, फ्रीलांसिंग या विशेषीकृत रिपोर्टिंग या एंकरिंग। राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी विशेषीकृत रिपोर्ट, ये विशेष उपलब्धि उसके अंदर, ठीक है ना, रिपोर्टिंग करने की। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। भास्कर पत्रकार, ठीक है, दूसरा ऐसा ही पूछा। भास्कर पत्रकार है, वह आर्थिक जगत की खबरें बड़ी दिलचस्प। आर्थिक जगत में क्या जाएगा? जैसे व्यापार, शेयर मार्केट, ठीक है, इनसे संबंधित जो है ये अच्छी खबरें दिलचस्पी भी रखता है और सक्रियता से कवर करते हैं। यानी सक्रियता का मतलब उसका जो रुझान उसके प्रति, उसका लगन, निष्ठा से कार्य करता है। उनकी रुचि और रुझान के अनुसार वे क्या बन सकते हैं? इस लगन को देख करके वो क्या बन सकते हैं? लेखक, पाठक, स्तंभ लेखक, विषय विशेषज्ञ। 5 का राइट आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा, इस विषय का वो विशेषज्ञ। यानी जब तक आपके अंदर जो है
लक्ष्य निर्धारित नहीं है, जब तक आप उसके प्रति समर्पित नहीं है, कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, आपका उसके प्रति रुझान नहीं है, आपकी लगन नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, सक्रियता उसके अंदर उसके उस कार्य के प्रति नहीं है, तो आप विशेषज्ञ नहीं बन सकते। डॉक्टर सभी बनते हैं, लेकिन विशेषज्ञ सभी एक कोई बन पाता है, वो स्पेशलिस्ट उसको कहा जाता है, उस रोग का वो स्पेशलिस्ट होता है, अन्यथा डॉक्टर बहुत सारे। तो जो स्पेशल है उसने ज्यादा महत्व दिया उस विषय को, और जो ऐसे ही है जिसे झोला छाप भी कहा जाता है, डॉक्टर तो है लेकिन उपलब्धि नहीं है, तो वो ऐसे ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1। अब आपके पास है पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की जो आरोह है भाग को, उससे संबंधित भाग 1 जो है 11th में और 2 आपके पास, ठीक है ना। अब उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 4 पूछा है, निम्नलिखित काव्यांश के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प को, ये आपने पढ़ना है, 5 नंबर का है, 1 नंबर का 1 है। पहले पद्यांश को पढ़ना फिर प्रश्न में। मैं निज उर के उद्धार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार न तुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। क्या कहा है? मैं निज उर, उर का मतलब हृदय, मैं निज मतलब अपने, मैं अपने हृदय के उद्गार, उद्गार का मतलब होता है क्या? अपने मन के विचार, मैं अपने विचारों को लिए हुए फिर रहा हूं। मैं निज उर के उपहार, मेरी जो उपलब्धियां है, मेरे जो मन के भाव है, उनको लेकर के फिर रहा हूं। है यह अपूर्ण संसार, ये संसार अपूर्ण है, परिपूर्ण कभी नहीं हुआ। न तुझको मुझको बात, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपने में मग्न हूं। मैं स्वप्नों का संसार ले अपने अंदर, कभी कह रहा है, कभी क्या है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता वहां कवि की विचारधारा पहुंच सकती है। इसलिए वो स्वप्नों का संसार पूरे संसार में नहीं घुमा, लेकिन अपने अंदर पूरा संसार समाया हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, हृदय जल रहा है लेकिन मैं अग्नि का रूप धारण करता हूँ, सुख दुख दोनों को मग्न रहा, मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सुख आ रहा उछलता नहीं, दुख आ रहा भटकता नहीं हूँ। जग भव सागर तरने की नाव बनाई, इस संसार ने, इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए एक नाव बनाई है, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, और मैं उसकी गति में बहा करके इस भवसागर से पार होना चाहता हूँ। ठीक है, बाबा समझ आया? प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। सेशन अच्छा लग रहा है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए आज हम इसको विस्तृत रूप से, इस हिंदी का जो भाव है, जो डर है, वो सब समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद फिर से हम आपको दूसरा वीडियो तुरंत देने वाले हैं। ठीक है ना, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करते हुए कमेंट अवश्य करें आपको कैसा लग रहा। प्रश्न नंबर 1 दिया है, कवि के स्वप्नों का संसार है, क्या है? यथार्थ, आदर्श, स्वप्निल या सुखी? राइट आंसर हो जाएगा बी, आदर्श। आदर्श, आदर्श भाव है उसके अंदर, किसके अंदर? कवि के अंदर। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए पद्यांश के अनुसार सही कथन का चयनित कीजिए। क्या कहा? स्मृतियों की नाव में कवि एक यात्री है, कविता में अग्नि परिवर्तन की इच्छा का प्रतीक है, यथार्थ संसार से कवि को कोई सरोकार नहीं है, सुख दुख का असर कवि पर होता है। राइट आंसर 2 का क्या हो जाएगा? 4 का 2 का राइट आंसर बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्या कहा? कविता में अग्नि परिवर्तन की इच्छा का प्रतीक है। अग्नि परिवर्तन क्या है? एक इच्छा, इच्छा बदल रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, काव्यांश में उर से तात्पर्य, उर से क्या तात्पर्य? हृदय, इच्छा, स्मृति, आवेश। राइट आंसर आ जाए, उर का मतलब हृदय। ठीक है ना, हृदय कहा था, ए ऑप्शन राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। यथार्थ, यथार्थ,
क्या कहा? यथार्थ को स्वीकार नहीं करने से कवि के स्वप्न अधूरे रह गए हैं। कल्पना और वास्तविकता में सामंजस्य की कमी होने से कवि को संसार अधूरा महसूस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी ए कथन सही नहीं है, कारण आर सही है। यथार्थ क्या कह रहा? यथार्थ को स्वीकार नहीं करने से कवि के स्वप्न अधूरे। स्वप्न अधूरे होते तो मग्न कैसा रहता? वो स्वप्न अधूरे नहीं, स्वप्नों को पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है और पूर्ण हो भी रही है, अर्थात एक कथन गलत है। लेकिन आर क्या कह रहा है? कल्पना और वास्तविकता में सामंजस्य की कमी होने से कवि संसार अधूरा, यानी उसकी जो कल्पना है, जो सोच है और जो वास्तविक जीवन है उसमें तारतम्यता, सामंजस्य नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए उसको अधूरा लग रहा है। ठीक है ना? ए की व्याख्या बी सही, आर सही कर रहा है। ठीक है ना? राइट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न 4 के 5वें भाग का, भव मौजों में मस्त बहने से तात्पर्य क्या है? सांसारिक सुख रूपी लहरें, मौज मस्ती करना, स्वप्न में उपजी सुख दुख की लहरें, नाव जैसी बहने वाली भावुकता। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सांसारिक सुख रूपी लहर। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। 5 नंबर का होगा, इस गद्यांश को भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है? छोटा गद्यांश है, जैसे पहले प्रश्न में था उतना बड़ा नहीं है। मैंने मन में कहा, ठीक। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूं, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है, यह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए, मेरे जहां कितना परिमित है, यहां कितना अतुलित है। ओहो, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यार चौक उसे कामना से विचलित कर छोड़ देता, क्योंकि विकल क्यों, पागल, असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल करके मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता। कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य समझिए। कहने का तात्पर्य, हम बाजार जाते हैं, घर से ऐसे ही निकले, लेकिन बाजार क्या कहता? मोख है, बोलता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है मानो कि बुला रहा है, इधर आओ, मेरे को खरीदो, सामान खरीदो, ये करो। व्यक्ति बाजार जाता है, ये भी लेना है, वो भी लेना है, घर से क्या गया था? घूमने गया था, लेकिन घर खाली नहीं आता। बाजार वो अट्रैक्शन पावर है कि वो खींचता है अपनी ओर और कुछ ना कुछ खर्च करा जाता है। आप बाजार गए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ लिए बिना नहीं आए। तो ये उसका एक क्या है? ये अट्रैक्शन पावर है, अपनी ओर खींचने की क्षमता है उस बाजार की ओर। ठीक है ना? तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? गद्यांश में प्रयुक्त अतुलित शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? अरिहंत, अथाह, अभाव, अक्षय। तो 5 का 1 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अतुलित का मतलब अथाह, समानार्थी। अथाह अतुलित बलधामम हेम शैलावदेवम धनुंजय कृष्णानम ज्ञानिनावगणम। अथाह ज्ञान भरा हुआ है, अथाह शक्ति है, अथाह बल है, ताकत है। ठीक है? हनुमान चालीसा पढ़िए ना आपने? पढ़िएगा, बहुत सारा ज्ञान है हनुमान चालीसा के अंदर। जो उसको पढ़ता है उसके अंदर पूरे संसार का ज्ञान समाहित, संसार ही नहीं ब्रह्मांड का ज्ञान भी उसके अंदर समाहित हो जाता है। बहुत शक्ति है हमारी संस्कृति के अंदर, हमारी सभ्यता के अंदर, उसको अपनाने से ही ज्ञान आ सकता है। भाव है तो पत्थर भी पूजा जाता है, भाव नहीं है तो उसके लिए पूरी दुनिया बेकार है। ठीक है ना? तो ये भाव अपने अंदर जगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, गद्यांश का केंद्रीय भाव है, क्या है? बाजार के प्रकार बताना, बाजार न जाने की सलाह,
मनुष्य की तृष्णा को इंगित करना, मनुष्य पर बाजार के जादू का असर। राइट आंसर हो जाएगा 5 को जो 2 है उसका हो जाएगा डी ऑप्शन, मनुष्य पर बाजार के जादू का असर। ठीक है, कहा ना हमने, बाजार गया, खाली गया, दोस्त के साथ गया, लेकिन कुछ लेते आएगा, चाहे उधार लेगा दोस्त से पैसे, लेकिन लेके जरूर आएगा। ये अट्रैक्शन पावर बाजार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गद्यांश के अनुसार सही कथन को चयनित कर लिखिए। जब ए है, जब मनुष्य बेचैन हो जाता है तब वह बाजार की ओर उन्मुख हो जाता है। जब मनुष्य तुलना करने लगता है तब असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या का भाव मनुष्य में उभरते हैं। जब मनुष्य को बाजार आमंत्रित करता है तब मनुष्य की व्याकुलता उसका कारण होता है। जब मनुष्य बाजार का तिरस्कार करता है तब वह उसकी इसका सही लाभ ले पाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी जब मनुष्य तुलना करने लगता है तब असंतोष, यानी तुलना कर असंतोष की भावना जागृत होती है, तृष्णा उसके अंदर इच्छाएं, तृष्णा का मतलब इच्छाएं जागने लगती है, ईर्ष्या का भाव भी उत्पन्न होने लगता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित करना है। कॉलम 1 में है आगरा का तिरस्कार जगाता है, बड़े बाजार का जादू, बाजार के जादू से बचने के उपाय, मौन रहकर कार्य करना, अपनी तृष्णा रोकना, इच्छाएं रोकना, इच्छा पूर्ण होना। राइट आंसर 4 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी 1 का तीसरा सही है। 1 के लिए तीसरा कहा गया है और 2 के लिए पहला कहा गया है और 3 के लिए दूसरा कहा गया। यानी आग्रह का तिरस्कार जगाता है, इच्छा पूर्ण होना। बड़े बाजार का जादू क्या है? मौन रहकर का। बाजार का काम क्या है? मौन रहता है लेकिन करता सब है, लोगों से कराता है। बाजार के जादू से बचने का उपाय अपनी इच्छा को रोकना। इच्छा रुकेगी तो उस पर हावी नहीं होगा। ठीक है ना। 5वां प्रश्न है, बाजार का आमंत्रण कि आओ मुझे लूटो से क्या आशय? बाजार लुट जाना चाहता है, बाजार के पास वस्तुएं बहुत ज्यादा है, बाजार केवल खुद का रूप दिखाना चाहता है, बाजार आकर्षित करना चाहता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बाजार आकर्षित करना चाह रहा है, अपनी ओर खींचना चाह रहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पूरक पाठ्य पुस्तक वितान। ठीक है ना। वितान भाग 2। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो होगा ये आपका 10 अंक का होगा, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, इससे भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। सही उत्तर वाला विकल्प आपने चुनना है। पहला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 6 का 1, यशोधर बाबू दफ्तर से घर जल्दी क्यों नहीं आ जाते थे? यानी वितान से संबंधित प्रश्न पूछा गया, जो आपकी पूरक पुस्तक जो है उससे पूछा गया। ठीक है ना। पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने के कारण, पीढ़ियों में के अंतराल के कारण, ईश्वर में मन न लग जाने के कारण, आधुनिकता के प्रति नकार की भावना के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है 6 का वो हो जाए, 6 का 1 का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्या था? तो इसमें पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने के कारण जो है वो दफ्तर से जल्दी घर नहीं आना चाहते थे। ठीक है, ये कहानी थी वितान की कहानी, इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम कहानी की चर्चा नहीं करने वाले, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो इसका एक्चुअल में आंसर होने चाहिए था उसी पर हम चर्चा करने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। संसार के प्राचीनतम 2 नियोजित शहर किसे माना गया है? मेसोपोटामिया तथा सिंधु घाटी, या मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, या मोहनजोदड़ो तथा मेसोपोटामिया। राइट आंसर 2 का जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल क्या है? नगर नियोजन, प्राचीन शहर, अन्न भंडार, मृतकों का टेला। ये मोहनजोदड़ो आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान में। ठीक है ना। तो ये हिंदी में भी इसका एक पार्ट है वितान नामक कहानी में। ठीक है, वितान की जो पार्ट है उसमें ये दिया गया है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी नगर परियोजन।
यानी मोहनजोदड़ो की जो सभ्यताएं थी उसमें नगर कैसे नियोजित किया जाता है, नगरों में कैसे कैसे नालियां होनी चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, कैसे ईंटों का प्रयोग किया जाता था, भंडार गृह कहाँ होते, ये सब नियोजन उसमें दिया गया था। सड़कें कहाँ होती थी, सब नियोजन था। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा विस्तार से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसका। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प चुनकर देखिए। पहला है ए, यशोधर बाबू के बच्चे धर्म, रिश्तेदार तथा समाज को पिछड़ा मानते हैं। आर है, वे महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील है, उनमें समय के साथ बदलाव आ गया। इसका जो राइट आंसर 4 का जो हो जाएगा वह होगा डी ऑप्शन। यानी कथन ए तथा कारण आर दोनों सही, ये भी सही है। यशोधर बाबू जो है धर्म, रिश्तेदार तथा समाज से पिछड़ा, ये इनका मानसिक स्थिति थी, पिछड़ा मानते थे इनको। और दूसरा क्या था, वे महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील है, उनमें समय के साथ बदलाव आ गया था। ठीक है ना। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, ये व्याख्या सही कर रहा है इसकी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन उन्नत नहीं था। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी सौंदर्य बोध है। तीसरा है, मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर बसता था। चौथा है, सिंधु घाटी सभ्यता टीलों पर आबाद थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही कथन चुनना है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। यानी कथन सेकंड और थर्ड सही है, एक तो ये सही है और एक ही सही है। यानी पहला क्या, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन उन्नत नहीं था, जबकि ये उन्नत था। ठीक है ना, ये गलत दिया है यहाँ पे। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खूबियां सौंदर्य बोध थी, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो के मोटे मोटे टीलों पर बसता था, ठीक है, ऊंचाई टीलों पर बसता था ये। ठीक है। ये चौथा जो है, सिंधु घाटी सभ्यता टीलों पर आबाद थी, नहीं। तो ये दो आंसर इसका सही हो जाएंगे। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। कहानी सिल्वर वेडिंग में यह वाक्य, वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे, किसने कहा? किशनदा ने, यशोधर बाबू ने, भूषण ने, चड्डा ने। तो राइट आंसर 6 का हो जाएगा बी ऑप्शन। यशोधर बाबू ने कहा था कि वह खुशहाली क्या, जिसमें अपनों में परायपन। ठीक है ना, राइट आंसर बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। 7 की बात करते हैं। जूझ कहानी, जूझ नामक जो कहानी है वितान के अंदर, लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? ज्ञान के लिए, रोजगार के लिए, कवि बनने के लिए, आत्मविश्वास के लिए। राइट आंसर 7 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। यानी वो जो रोजगार के लिए पढ़ते थे, यानी वो चाहता था कि पढ़ेंगे तो अच्छा रोजगार मिलेगा, इसलिए वो पढ़ा करते थे। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। जूझ कहानी में लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। लेखक के पाठशाला न जाने पाने का कारण क्या था? दादा का कामचोर स्वभाव, कवि बनने का स्वप्न, खेती की मेहनत से बचना, घर का कर्ज। राइट आंसर था 8 का ए ऑप्शन, दादा का कामचोर स्वभाव। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। कहानी सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू के बच्चों के लिए क्या कहा गया है? बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं। इस पंक्ति से लेखक क्या आशय है? इससे आशय क्या है? जीवन के सभी सुख प्रिय है, पिता की दिनचर्या से नाराजगी, अच्छी पगार मिलना, आधुनिक जीवन शैली की ओर रुझान। राइट आंसर 9 का जो हो जाएगा डी ऑप्शन, आधुनिक जीवन शैली की ओर रुझान। ठीक है। 10वां होगा इसका, जूझ कहानी के शीर्षक का अर्थ क्या है? मेहनत, कठिनाई, संघर्ष, चालक। राइट आंसर सी ऑप्शन, संघर्ष। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना, यानी जूझना, बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, यानी संघर्ष कर रहा है। ठीक है ना। कभी कभी हमें जो है उत्तर क्या है उसको परिभाषित करने से भी उसका अर्थ निकल आता है, उत्तर निकल आता है। ठीक है ना। ये तो था खंड आ। खंड बा यहां से शुरू होगा। 40 नंबर का हो चुका है। 40 नंबर जो था अब तक ऑब्जेक्टिव में था, अब जो 40 नंबर है ये आपका वर्णनात्मक, यानी आपको विस्तृत रूप से लिखना होगा। और इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें एक तो आपने प्रश्न कोई नहीं छोड़ना है,
नहीं भी आता तो तोड़ मरोड़ करके उसको लिखना है, क्योंकि इसमें आपको लिखने के नंबर मिलेंगे। और जितना कहा गया, जितने शब्दों की सीमा बताई गई है, उसी के इर्द गिर्द हो। ये नहीं कि ये मुझे आता है तो उसमें मैंने 3-4 पन्ने लिख दिए, और ठीक है, ऐसा नहीं। तो ये अपने आपके भावों को उद्धृत करता है। आपकी विचार शक्ति कितनी है, आपके सोचने की क्षमता कितनी है, कॉपी पे क्या लिखा था, टीचर ने क्या बताया, नेट पे क्या था, किताब पे क्या था, वो मायने नहीं रखता। आपने क्या सीखा वही लिखना, क्या भाव उद्धृत हुए वही लिखना है, वही सबसे बेस्ट होगा। ठीक है ना, रटना नहीं है। आपने समझा क्या वही आपने लिखना। जैसे प्रश्न नंबर 7 है, 6 नंबर का है। निम्नलिखित दिए गए 3 विषयों में से किसी एक विषय, ध्यान से पढ़ना है पहले, ये नहीं कि आप तीनों करने लग जाओ, नंबर उतने ही मिलने हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िए। तीनों विषय में से एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है, एक आर्टिकल लिखना। और आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, अट्रैक्शन वाला हो, उसके अंदर जो है वो अट्रैक्शन पावर हो, पढ़ने वाले की समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक तो आपने यहां से शुरू किया और यहां तक खत्म कर दिया, ये अच्छा नहीं है। तो आपने इसको परिभाषित करना है। प्रस्तावना होगी, विस्तार हो गया, निष्कर्ष हो गया, ये सब चीजें उसमें आपने डालनी है, यानी हेडिंग भी उसके बीच में डालनी है, तभी जाकर डिजिटल युग। और मैं, यानी जो डिजिटल युग है उसमें मैं अपने आप को कैसे समायोजित कर सकता हूं। एक पंक्ति में आपने लिख दिया कि डिजिटल युग में मुझे भी उसी तरीके से उसको परिभाषित करना होगा। भले मेरे विचार दूसरे हैं, मेरी संस्कृति दूसरी, सभ्यता दूसरी है, लेकिन मुझे डिजिटल नए युग के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, उसके साथ तारतम्यता मिला करके आगे बढ़ना। ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर एक दो हेडिंग डाल दी कि डिजिटल युग के लिए मुझे डिजिटल बनना पड़ेगा, मुझे अध्ययन करना होगा, टेक्नोलॉजी अपनानी होगी, उसके बारे में पढ़ना होगा, आदि आदि चीजें। परीक्षा तनाव के कारण और इसे रोकने के उपाय। ठीक है, परीक्षा तनाव का उपाय, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि परीक्षा तनाव जो है, परीक्षा तनाव जो है छात्रों की मानसिक स्तर को बहुत कमजोर कर देता है, अर्थात इसके रोकने के लिए आप उपाय दे सकते हैं। इसको जो अधिक से अधिक याद करने की टिप्स आप दे सकते हैं। इस तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है, इसके विषय में भी आप लिख सकते हैं। यानी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं, लेकिन एक व्यवस्थित रूप से। ठीक है ना, हेडिंग बाय हेडिंग आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके नंबर अच्छे आएंगे। उच्च शिक्षा हेतु छात्रों का विदेशों को पलायन, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अच्छी शिक्षा कर रहे हैं और विदेशों को पलायन हो रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं, सभ्यता नहीं है, जिसने हमें ज्ञान दिया और हम उसको छोड़ करके दूसरे देशों का नाम रोशन कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। आप इसमें भी बहुत सारा लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको, आपने नहीं भी पढ़ा होगा तभी आप आते, इसलिए कहा ना, आपकी भावों विचार शक्ति को यहाँ पर महत्व दिया जाएगा। ठीक है, आप क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, रटना नहीं है चीजें, आपने समझना है, ये आप पर लागू होगा। कोई भी प्रश्न आता है हिंदी से संबंधित विशेषकर, तो आपने अपने पर लागू करना है कि अगर मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाऊंगा तो फिर क्या होगा। ठीक है ना, ऐसी ऐसी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आगे समझे। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर 40 शब्दों में निर्देश उत्तर देने। 40 शब्दों में आपने उत्तर, कहने का मतलब है कि एक पंक्ति में 10 वर्ड आते हैं, 10 शब्द आते हैं, तो आपने कम से कम 4-5 लाइन तो लिखनी है। ठीक है ना, तभी आ जाएगा। कहानी के नाटक रूपांतर में संवाद के महत्व पर टिप्पणी लिखनी है आपने, संवाद के महत्व पर टिप्पणी लिखनी है आपने, तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस पर जैसे कहानी नाटक रूपांतर संवाद का महत्व पर टिप्पणी, आपने एक टिप्पणी देनी है। ठीक है, कि समाज के लिए, नाटक के लिए जिस तरीके से पात्रों का होना जरूरी है, उस पर स्टेप बाय स्टेप जो है उसकी स्क्रिप्ट बननी चाहिए, कहानी बननी चाहिए, आदि आदि आप इसमें विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो आप ये भी लिख सकते हैं, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के संबंध मैं शैली के प्रयोग के बारे में। ठीक है, तो मैं को ज्यादा, मैं अहंकार का प्रतीक है, मैं को ज्यादा महत्व न देकर के हम की भावना से जागृत होकर के अपने बारे में कि आप उन विषयों के लेखन के लिए आप अपने आप को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। दूसरा दे रखा है इसमें, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें।
इस पंक्ति का आशय करना है आपने स्पष्ट, जो ये इसके अंदर दिया गया है। इस तरह का लेखन खुले मैदान की तरह होता है, जिसमें बेलाग दौड़े कूदने और कुचलने कुलांचे भरने की छूट होती है। यानी इस तरह लेखन खुले मैदान की तरह होता है। लेखन की एक कला है जिसमें विचारों के भाव उद्धृत होते रहते हैं। आप जैसे जैसे लिखना शुरू करेंगे, आपके मन में विचारों की बाढ़ आ जाएगी। आपको आनंद, अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। आपको समय का पता नहीं चलेगा। आप लिखते जाएंगे और एक दिन आप बहुत बड़ा साहित्य लिखेंगे। यही क्या है, लेखन एक जादू है, एक कला है। इसके मैदान में उतरते ही आपके अंदर बेलगाम घोड़े की तरह आपके अंदर विचार कूदने लगेंगे। आपको जो है आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है ना। टीवी की तुलना में रेडियो माध्यम की कोई दो सीमाएं। टीवी की तुलना में रेडियो माध्यम की आपने दो सीमाएं लिखनी है। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि टीवी से जो है एक श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के साधनों से हमें जो है हमारे जो ज्ञान जो होता है उस पर ज्यादा मजबूतीकरण आता है। कुछ चीज हम देख करके भावों को उद्धृत करते हैं, कुछ चीजें सुन करके भावों को उद्धृत करते हैं, वो चीज हमारे ज्यादा समझ आती है। और रेडियो से क्या होता है, केवल हमें श्रव्य साधन ही दिया जाता है। श्रव्य के माध्यम से ही हम जो है वो विचारों को उतनी तरीके से, उस तरीके से हम परिभाषित नहीं कर पाते। आप इसकी सीमाएं भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ करके 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के 60 शब्द यानी 6 पंक्तियों 6-7 पंक्तियों में उत्तर देने। 3 प्रश्न 2 नंबर का है, 3 नंबर का एक है, आपने 2 प्रश्न इसमें करने। आपको श्रोताओं, दर्शकों या पाठकों को बांधकर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, टीवी, रेडियो में सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है, कौन सा लगता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देना। ठीक है ना। ये मैंने पहले क्या कहा था इसमें कि अपने विचार देने, अपने विचारों की बाध्यता नहीं है। आपको अच्छा लगता है अपने विचार, तर्क का मतलब आप क्या समझते हैं, कितना सोचते हैं। तो ये तो ऐसा है नहीं कि जो किताब में लिखा आपने छाप दिया, ऐसा नहीं। आप क्या सोचते हैं। ठीक है ना। जैसे हम अगर आपको कहें कि अगर टीवी के बारे में हम कहेंगे तो टीवी के बारे में कहेंगे कि ये हमें दृश्य और श्रव्य दोनों का श्रवण कराता है, जिससे हमें उस ज्ञान के प्रति जो है हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती है, हमें अट्रैक्शन पावर उसके अंदर बढ़ती है, हम उसको ज्यादा समझते हैं, भावों को परिभाषित कर पाते हैं। और रेडियो के माध्यम से हमारा उतना सशक्त नहीं हो पाता, केवल श्रवण साधन बनता है। ठीक है। उतना ध्यान आकर्षित नहीं, एकाग्रता नहीं बढ़ती है। आदि आदि आप इसके पक्ष में तर्क दे सकते हैं अपने विचार शक्तियों के बारे में। ठीक है ना। दूसरा दे रखा है, डिजिटल मीडिया के उदय से ने समाचार लेखन की उल्टी पिरामिड शैली के उपयोग को कैसे प्रभावित किया। यानी डिजिटल जो मीडिया है उसने समाचार लेखन, यानी जो अखबार हमारे पास आते हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान आदि आदि जो अखबार आते हैं, और डिजिटल मीडिया यानी जितने भी फोन पर आज अगर चाहिए तो हम एक ही क्लिक से जो है पूरी खबर सुन सकते हैं, पूरी खबर देख सकते हैं। तो और एक ही चीज से हम यानी डिजिटल के माध्यम से हम कोई भी खबर कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है ये कैसे प्रभावित हो गया, जबकि अखबार जब आता था तो उसे हम शुरू से लेकर के विस्तृत रूप से अखबार जो वास्तविक ज्ञान होता है, और डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमारे अंदर जो है भटकाव वाले ज्ञान ज्यादा आता है। आज नेट पे हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो नेट के माध्यम से एक ही प्रश्न को 50 लोगों ने परिभाषित किया है, 50 ने उसके उत्तर अलग अलग दिए हैं, यानी वो भटकाव पैदा कर देता है। छात्र एकाग्रता नहीं कर पाता कि सही कौन कह रहा। लेकिन जो किताब में उत्तर होगा वो एक राइटर ने लिखा, और ऐसे राइटर ने लिखा जो उसका विशेषज्ञ माना जाता है। तो इसी तरीके से डिजिटल और समाचार लेखन जो है, इसमें ये आप इसके बारे में गुण दोषों को लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर तीसरा दे रखा है, समाचार पत्रों में विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं। समाचार लेखों में, ठीक है, बात वही होगी जो हमने अभी आपको बताया कि आप इसके बारे में क्या क्या आप इसके बारे में कह सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने विचार देना है कि समाचार पत्रों के माध्यम से हमें ज्ञान जो है स्थायित्व हो जाता है, और इसके से है नई नई चीजों को एक ही बार में हमें सारी चीजों का
अब सामाजिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है और प्राकृतिक विकास होता है, भौगोलिक दृष्टि हमें समझ में आती है और मनोरंजन भी हमारे जो क्रियाकलाप है वो भी होता है। कहानी हम ये छोटी छोटी इसमें पढ़ने को मिलती है जिससे हमारी बौद्धिक स्तर भी बहुत ऊंचा हो पाता है और समसामयिक घटनाओं से भी हम रूबरू हो पाते हैं, यानी एक ही चीज से हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो पाता है। ठीक है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, अपने विचार लिख सकते हैं। दूसरा दे रखा है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के आपने उत्तर देने, ये भी 60 शब्दों में देने। 2 नंबर 3 नंबर का एक है, 2 प्रश्न आपने करने, 6 नंबर का हो जाएगा। प्रश्न एक दिया है, बारिशों के बाद भादों के पश्चात प्रकृति में परिवर्तन का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है? पतंग कविता के आधार पर लिखिए। पतंग जो नाम जो कविता है उसमें कवि ने क्या कहा, इसमें भी अपने विचार जो बात पहले कही थी उसी पे आधारित रहना, आप भटकाव में मत आना। आपने आपके टीचर ने जो आपको समझाया था वो क्या समझ में आया, आपने वो शब्द आपने लिखने, जो मैं कह रहा हूं या जो आपने किताब में पढ़ा, जो अभी आप मास्टरमाइंड का प्रयोग जो कर रहे हैं आज के विद्यार्थी, उससे संबंधित नहीं रखता, क्योंकि आप हो जाएंगे। बारिश के बाद भादों, बरसात के बाद जो है भाद्रपद मास जब आता है तो प्रकृति में परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन क्या होने लगता है? प्रकृति में धान जो है वो अपने विस्तृत रूप में आ जाता है और उसकी महक जो है पर्यावरण को पुलकित कर देती है। आसमान में पतंग छाने लगते हैं, पतंग लोग खेला करते हैं आदि आदि। मनो को माना ऐसा लगता है, उन पतंगों के माध्यम से लगता है बच्चों के सपने, लोगों के सपने आसमान में तैर रहे हैं। एक पतंग दूसरी पतंग की ओर बढ़ता जा रहा है, यानी एक सपने दूसरे सपनों की ओर चलता जा रहा है। और मानो आज व्यक्ति के विचार जो है, छात्रों को, बच्चों को, लोगों के विचार जो है वो धरती पर न रह करके आसमान में वर्णन विचरण कर रहा है। ठीक है ना, तो आप अपने विचार से लिख सकते हैं। दूसरा दे रखा इसमें, छोटा मेरा खेत कविता में अधर और बीज से कवि का क्या तात्पर्य? छोटा और मेरा खेत, अधड़ और बीज से, अधड़ और बीज से क्या तात्पर्य है कि कहने का मतलब ये छोटा सा बीज किस तरीके से अपनी अधेड़ उम्र तक चला जाता है। वो पहले छोटा सा बीज होता है, वो खेत में जब पड़ता है तो धीरे धीरे उसमें कंपनियां आने लगती है, लचीलापन उसके अंदर होता है, बहुत सारी उमंगे उद्गार उसके अंदर होते हैं। धीरे धीरे जब परिपक्वता की ओर आता है, धीरे धीरे जिस तरीके से वो विशाल वृक्ष रूप में, वो विशाल पौधे के रूप में, और एक दिन उसका जो है अधड़ शरीर बन जाता है, अधड़ तना बन जाता है। उसी तरीके से मनुष्य भी है। ठीक है, वो छोटा जब होता है, बालपन में, छुटपन में जो होता है, वो सभी उससे प्रेम करने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां में खिंचाव आने लगता है और एक दिन वो अधड़ उम्र का बन जाता है। ठीक है ना, आप विचार लिख सकते हैं। तीसरा दे रखा है इसमें, व्यक्ति पर प्रशंसा का क्या प्रभाव पड़ता है? बात सीधी थी पर एक कविता जो है इसके बाद, यानी व्यक्ति पर प्रशंसा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रशंसा, जैसे हमने कहा था ना पहले कि व्यक्ति गाना गा रहा है और वाई वाई हो रही, तालियां बज रही है, तो उसका प्रभाव, उसकी जो उद्गार थे, उसके जो विचार थे, उसके जो भाव थे, उसकी जो लोगों से जो उसको प्राप्त होने की जो आशा थी, इच्छा थी कि लोग उसको प्रेम करें, तो उसके उद्गार आते जाते हैं। और उसकी प्रशंसा से, जब प्रशंसा की जाती, सामने वाले की प्रशंसा हम करते, तो उसका मन उथल पुथल करने लगता है। उसका भाव होता है कि मैं इसको क्या दूं। तो यही जो है उसके उद्गार उत्पन्न हो रहे। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न के उत्तर करने हैं। ये 2-2 नंबर का है, 4 नंबर का हो जाएगा। कैमरे में बंद अपाइस कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि दूरदर्शन वाले कैमरा के सामने कमजोर क्यों को ही क्यों लाते हैं। आपने अपने विचार देने थे कि विचारों को महत्व रखने, लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे कैमरे में बंद अपाइज नाम की जो कविता है, उसमें दूरदर्शन वाले, ठीक है, दूरदर्शन से तात्पर्य है सभी चैनल उसमें आ जाते हैं, क्योंकि पहले दूरदर्शन ही हुआ करता था और दूरदर्शन अब सारे चैनल हो गए। तो उसमें जो होते हैं वो कमजोर लोग को ही क्यों लाते थे? कमजोर लोग का लाने का मतलब क्या था कि कमजोर लोगों को देख करके, अगर सीरियल कोई बना रहा है उसमें अगर भावात्मक पक्ष बहुत उदित हो रहे हैं, करुण रस बह रहा है, तो लोग उसको देखने के लिए आतुर होते हैं। लोग देखते वाह क्या आनंद आ रहा है, अपनी आंसू बहा रहे हैं, उसके लिए क्या करे, वाह वाह वाह।
उसकी हे राम हरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसकी गरीबी, इसकी हालत को देख करके लोग दूसरे दिन देखने के लिए भी आतुर होते हैं। तो इसीलिए लोग क्या लाते हैं कि दया भाव आए और लोग देखने के लिए आतुर हो, उसकी दयनता पर आतुर हो, जबकि उसे कम पैसों में ठगा करके उसके भगा दिया जाता है। तो ये इसका मतलब था, ठीक है ना। दूसरा है बादल राग कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए कि विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। बादल राग नाम की जो कविता है कि उसमें क्या कहा गया, बादलों का जो राग उत्पन्न होता है, जब झरामर उसकी छटाएं बिखेरने लगती है तो पूरे संगीतमय वातावरण बन जाता है। छोटी छोटी कलियां नाचने लगती है, अपने अंदर जो है उद्गार उत्पन्न होने लगते हैं, उसके अंदर जो है वो विप्लव गायन करने लगता है, संगीत गूंजने लगता है, मानो सतरंगी जो किरणें हैं, जो उसकी छंदों से निकलने वाली जो तरंगे हैं, वो उसके अंदर रोमांस पैदा करने लगता है, ठीक है ना। इसलिए वो अपने आप को शोभा में बता रहा है, ठीक है। तीसरा दिया गया है इसमें, उषा कविता के में भोर के नभ की तुलना किससे की गई। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना की गई है आशाओं से, उम्मीदों से, जीवन से। क्योंकि उषा काल जो होता है वो किसी भी, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वनस्पतियां हो, चाहे वो अन्य जीव हो, चाहे मनुष्य, उसके अंदर एक उमंग रहती है। सुबह सुबह सभी के अंदर ताजगी रहती है, किसी का चेहरा उदास नहीं रहता है। शाम को हम देखते हैं कोई उदास रहता है थकान के कारण और दिन भर की भागदौड़ के कारण, लेकिन सुबह सबके अंदर ताजगी रहती है। तो नभ की तुलना किससे और क्यों की गई, नभ की तुलना की गई है उस ब्रह्मांड की असीम शक्तियों से, कि उसके अंदर जो ताजगी है, उसके अंदर जो शीतलता है, पवन मलय पवन जो है उसके अंदर बह रही है, उस चांदनी से निकलने वाली जो झंकार है, वो पूरे पर्यावरण को, पूरी प्रकृति को जो है रोमांचित से कर रही है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर 3 प्रश्नों में से 2 के देने हैं 60 शब्दों में, ये 3 नंबर का एक और 6 नंबर, कुल मिलाकर के आपने अपने विचारों को ज्यादा महत्व देना, ठीक है ना। इसमें कहा है, ये वितान से है, भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुण का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा, यानी जो भक्ति है किसी देव के प्रति उसकी आस्था जागृत हो रखी है, उसमें दुर्गुणों का अभाव है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा, इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जब भक्तिन वही हुआ जिसके उद्गार मिट गए, जिसके अवगुण दूर हो गए, जिसके सभी गुणों का जो है, जो दुर्गुणों का था वो विकार जो थे वो समाप्त हो गए हैं, तभी वो भक्ति हुई, तभी उसकी आस्था जागृत हुई, तभी उस ईश्वर की उस पर असीम कृपा हुई, तभी उसका छंद, उसके मन के उद्गार, उसकी जो आत्मा है वो उस ईश्वर को कनेक्ट कर पाई, उस पर लगाव कर पाए, उसका वो भजन, उसके प्रति आस्था जागृत हो पाई, ठीक है ना। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा। दूसरा दे रखा है, काले मेघ का पानी दे पाठ के आधार पर पानी और बारिश के अभाव में गांव की दशा का अपने शब्दों में, ठीक है, ये गांव की दशा का आपने अपने शब्दों में वर्णन करना है। काले मेघा पानी दे पर नानी दे, यानी जून के महीने में जब हम देखते हैं कि बादल आते हैं लेकिन पानी नहीं देते, बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता है, आज बादल आ गए, पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं वो संतुष्ट होते हैं क्योंकि तपिश के कारण उनके अंदर जो है उस बादल के प्रति जो है वो प्रेम बाहर आता है। लेकिन बादल आते हैं और गर्जना करके चले जाते हैं, मन उदास हो जाता है, अभाव में चला जाता है। लेकिन जैसे ही फिर से आते हैं तभी लोग कहते हैं कि अब तो पानी दे दे, अब क्यों हमें इतना तरपा रहा है, तरसा रहा है, अब है हमारी आशाओं को बुलंद कर दे। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपने क्या समझा है क्लास में आप उसको प्रकाशित कीजिए। तीसरा दे रखा है, शीरीष के फूल निबंध में अवधूत रूप में लेखक ने किस महात्मा को याद किया और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शीरीष के फूल का निबंध जो है अवधूत के रूप में लेखक ने जो है महात्मा गांधी को याद किया। शीरीष तरु अवधूत की तरह बाह्य परिवर्तन
धूप वर्षा आंधी लू सब में शांत बना रहता है तथा पुष्पित पल्लवित होता रहता है। इनकी तरह महात्मा गांधी भी मार काट अग्निदाह, गांधी जी को भी कुछ प्रभाव नहीं था, वो केवल अमन शांति चाहते थे। वो देश की, विश्व की, मानव जाति की सभी जातियों को अंदर समानता चाहता था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से 2 के उत्तर आपने लिखने हैं। ये 2 नंबर के है, 40 शब्दों में लिखना है। डॉक्टर अंबेडकर समता को कल्पना की वस्तु क्यों मानते थे? डॉक्टर अंबेडकर जो है समता, यानी समता का अर्थ होता है समान रूप। वो चाहते थे कि मानव, भारत ही नहीं मानव जाति के अंदर समता आए, समानता का भाव हो, किसी भी प्रकार की जो आडंबर न हो, बाह्य आडंबर न हो, जाति प्रथा न हो, ऊंच नीच की भाव न हो, छोटा बड़ा का भेद न हो, अमीरी गरीबी का भेद न हो, जबकि मानवता उसके अंदर स्थापित हो और वो जीवों पर दया करे। ये उनकी कल्पना शक्ति थी। ठीक है ना। दूसरा की बात करें, अपने अनुसार लिखिएगा, कहानी पहलवान की ढोलक व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। पंक्ति को विस्तार दीजिए। तो आपने इसको विस्तार देना कि पहलवान की ढोलक जिस तरीके से वो अपने ढोल की तान सुरों के अनुसार जो है वो लोक जगत की संस्कृति को बचाए रखा है, अपनी संस्कृति को फैला रहा है, और लोगों के जो अप्रासंगिक भाव है, जो उनके अंदर जो उद्गार छिपे हुए हैं, जो उनके अंदर उदासीनता का भाव छिपा हुआ है, जो उनके अंदर जो है वो जीवन कष्टमय का भाव छिपा हुआ है, उनको दूर करना चाहता है। ठीक है ना। अपने अनुसार लिखिएगा। तीसरा दिया है, जिन्हें अपनी जरूरत का पता नहीं होता वे लोग बाजार का बाजरूपन कैसे जाने। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह बाजार जाते हैं और कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि मेरी जरूरत क्या है, मुझे कौन सा सामान खरीदना है। वो ऐसे ही गया और ऐसे लाया, पता ही नहीं था कि जरूरत। तो उन्हें बाजारूपन कैसे बढ़ाते हैं? तो ये बाजार क्या है? अट्रैक्शन पावर, बाजार खींचता है अपनी ओर, आइए और यहां लुटिए, यानी यहां पैसा खर्च कीजिए। और वो कौन से लोग प्रभावी होता है? जिन्हें खुद ही पता नहीं कि मुझे चाहिए क्या। अर्थात व्यक्ति को पहले जरूरत, इच्छाएं को दबा करके जो जरूरत की चीज है उसको आपने ध्यान में रखना और वही चीज बाजार से खरीदनी, अनावश्यक चीजें नहीं खरीदनी। ठीक है ना। आगे देर का पूरक पुस्तक वितान भाग 2 से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 होगा, आखिरी सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके 2 प्रश्नों में से किसी एक ही प्रश्न का आपने उत्तर देना है 60 शब्दों अर्थात 6 पंक्तियों में। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू को अपने बच्चों की आकर्षक आई समहाई इंस्पायर क्यों लगती है? आप यशोधर बाबू के स्थान पर होते तो समहाउ इंस्पायर से कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाते? ठीक है ना। तो ये कहानी के आधार पर आपने लिखना, जैसे आपने समझा इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा, अथवा में देर का उस घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जिससे पता चलता है कि लेखक की माँ उसके मन की पीड़ा समझ रही थी जूझ कहानी के आधार। तो आपने जूझ कहानी के आधार पर लिखना है कि लेखक की जो माँ थी वो जानती थी, समझती थी कि परिस्थिति क्या है, किस तरीके से उसके अंदर जो है संघर्ष उत्पन्न होते जा रहे हैं। वो जो भी कार्य कर रहा है उसके अंदर संघर्षों से जूझकर, यानी उसका जीवन रसमय नहीं बन पा रहा है। रसमय तो बन रहा है लेकिन उससे पहले बहुत पसीना बहाना पड़ता है, कुछ अपनों को खो करके, कुछ अपनी खुशियों को खो करके, कुछ जो है वो सामाजिक परिस्थितियों से मिलान न करते हुए वो आगे बढ़ती जा रही। आधार पर आपने लिखना। तो कुल मिलाकर के मित्रों, ये संपूर्ण सीबीएसई का जो पैटर्न के आधार पर था, ये हमने आपको हिंदी का सेशन दिया है। आशा करते हैं ये आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आया होगा। समझ आएगा कमेंट में जरूर कीजिए आपको सेशन कैसा लगा। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।